हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 15 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पाठ 15 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को यहाँ पे आज हम हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला यहाँ पर हम प्रश्न देखेंगे विकल्प वाले। पहला क्या है, देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता। तो कार्बन किसमें नहीं पाया जाता, यहाँ पे जो हमारा नमक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नमक में हमारा कार्बन नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है। तो प्रकृति में कार्बन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। तो प्रकृति में कार्बन मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद कुकिंग गैस यानी एलपीजी। एलपीजी क्या होता है, हमारे किचन में, हमारे घरों में जो किचन होता है उसमें जिस गैस से खाना बनता है उसको कुकिंग गैस कहते हैं, उसको एलपीजी भी कहते हैं। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, पूछ रहा है कि कुकिंग गैस यानी एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो किसकी, ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। तो निम्न में से कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है, यहाँ पे ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। कौन सा, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या होता है, आप देखेंगे तो ग्रेफाइट होता है। ठीक, यहाँ पे पेंसिल, हाँ ठीक है, ये ग्रेफाइट होता है। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, जहां पे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए पहला देखते हैं, सभी सजीव तथा कुछ निर्जीव में उपस्थित होता है क्या, कार्बन। कार्बन सभी सजीव तथा कुछ निर्जीवों में उपस्थित होता है। सभी सजीव का मतलब जैसे पेड़ पौधे, जीव, मनुष्य हो गया, जानवर हो गए, ये सब में क्या है, कार्बन उपस्थित होता है सब में। ठीक है, कुछ निर्जीव चीजें भी होती है जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। इसके बाद मीथेन क्या है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, CH4। ठीक, इसके बाद हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला क्या है, सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा क्या है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। पेट्रोल क्या है, पेट्रोल ज्वलनशील ईंधन। अब देखिए ज्वलनशील की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ज्वलनशील भी ठीक है, एक बार के लिए सही है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें, जैसे हमें जो किताब में पढ़ाया गया उस हिसाब से हम यहाँ पे जीवाश्म ईंधन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आप ध्यान से सुन लीजिए, जीवाश्म ईंधन लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे ज्वलनशील और जीवाश्म दोनों भर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला देखते हैं, पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ क्या होता है। पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ ग्रेफाइट होता है। जो पेंसिल की नोक होती है वो किसकी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। इसके बाद अगला देखते हैं, सही गलत का निशान लगाने वाला। तो देखिए यहाँ पे सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थ हैं, तो ये सही बात है। सभी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक, इसके बाद हीरा कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है, गलत। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है। सुगर चारकोल कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टलीय अपर रूप है, सही। इसके बाद लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे अधिक होती है, गलत। ठीक है, दक्षता का मतलब कि लकड़ी का चूल्हा जो होता है वो सबसे अच्छी दहनता, उससे सबसे अच्छे से दहन लकड़ी को किया जा सकता है, तो नहीं, लकड़ी में जो होता है वो कार्बन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अब जैसे एलपीजी की अपेक्षा अगर आप तुलना करेंगे, जो हमारे घरों में होती है एलपीजी, उससे तुलना करेंगे तो लकड़ी उतने अच्छे से नहीं जलती, इसलिए कहते हैं उसकी दक्षता कम होती है, क्योंकि लकड़ी जलाने से धुआं अधिक उत्पन्न होता है, जबकि एलपीजी जलाने से धुआं ना के बराबर उत्पन्न होता है। इसके बाद हम चौथे प्रश्न पे आएंगे। यहां पे हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पूछ रहा है, अपर रूप क्या होते हैं, कार्बन के अपर रूपों का उल्लेख कीजिए। तो अपर रूप क्या होते हैं, वे पदार्थ जो विभिन्न भौतिक गुण परंतु समान रासायनिक गुण रखते हैं उन्हें अपर रूप कहते हैं। यहाँ पर लैप लिख गया, लैप नहीं है, ये क्या है, अपर रूप। ठीक है, अपर रूप है। ठीक, तो अपर रूप कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। जैसे देखिए कार्बन के अपर रूप की बात करें अगर हम, तो कार्बन के अपर रूपों को दो भागों में बांटा गया है। कैसे, दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया
क्रिस्टलीय रूप। अब क्रिस्टलीय रूप में एक तो हीरा आता है, एक तो ग्रेफाइट आता है। हीरा और ग्रेफाइट आता है यहाँ पे। इसके बाद अक्रिस्टलीय रूप की बात करें तो अक्रिस्टलीय रूप में हमारा लकड़ी का कोयला हो गया, हड्डी का कोयला, कोक, काजल, गैस कार्बन, ठीक है, ये सब क्या है, ये अक्रिस्टलीय रूप होते हैं कार्बन के। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना कीजिए। तो हीरा और ग्रेफाइट के गुणों की तुलना करें अगर हम, तो एक तो रंग के आधार पे, कार्य के आधार पे, पारदर्शिता के आधार पे, कठोरता के आधार पे, इन आधार पे हम इनकी तुलना करते हैं। अब देखिए रंग और कार्य और जो उसका कहते हैं निर्माण जो या जो कहते हैं स्ट्रक्चर के आधार पे, तो ग्रेफाइट काला होता है, हीरा क्या होता है, पारदर्शी थोड़ा होता है, ठीक है। हीरा क्या है, हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों ही अपने गुणों में अधिकांशतः भिन्न है, जाहिर सी बात है भिन्न है। देखिए ग्रेफाइट क्या है, धूसर रंग यानी एक तरह से काला पदार्थ होता है, ठीक है। वहीं हीरे की बात करें तो हीरा क्या है, पारदर्शक तथा कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट क्या है, ये एक चिकना और फिसलने वाला पदार्थ है और नाजुक पदार्थ है, बहुत आसानी से टूट जाता है, ठीक। अब देखिए हीरा जो है ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है, परंतु आसानी से टूट जाता है। प्राकृतिक कठोरतम पदार्थ हीरा है, लेकिन बहुत आसानी से टूट जाता है, ठीक है। बहुत आसानी मतलब ग्रेफाइट की इतना आसानी से नहीं टूटता, बट टूट जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है, हीरा जो होता है, हीरे की अगर हम बात करें तो इसमें जो कार्बन जो परमाणु होते हैं इनकी जो व्यवस्था होती है, कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था हीरे में अलग तरह से होती है और जो होता है ग्रेफाइट में उनमें अलग तरह से होती है, यानी अलग पैटर्न से कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन जो होता है वो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, ठीक। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अगले 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, ये सिर्फ ग्रेफाइट में होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हीरे में, तो हीरे में क्या होता है, यही एक कार्बन परमाणु जो होता है वो 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की भिन्नता को बता सकते हैं किसी को, कि ग्रेफाइट में कार्बन का एक परमाणु अपने 3 कार्बन के परमाणु से जुड़ा होता है, जबकि ग्रेफाइट में जबकि हीरे में एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। देखिए ये अंतर होता है स्ट्रक्चर में या हीरा और ग्रेफाइट के, ठीक है। एक भिन्नता तो ये भी हो गई है आपकी, ठीक। और ये जैसे प्लेट एक के ऊपर एक रखा होता है ना, प्लेट की तरह ही ये एक परत की तरह एक के ऊपर एक रखे होते हैं, ठीक। तो ये हो गया अंतर, ये ठीक है, ये सारे अंतर हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं। देखिए मीथेन मतलब CH4, ये वायु की अनुपस्थिति में दलदलीय स्थान, जैसे दलदल होता है ना, सड़न गलन, जहां होते पेड़ सड़ते हो, सजीव पदार्थ जहां पे सड़ते हो, ठीक है, तो स्थानों पर पेड़ पौधे और कार्बनिक पदार्थों को यहाँ पे मार्स कहते हैं, ठीक है। किस गलने और सड़ने से बनती है, इसलिए इसे हम मार्स गैस कहते हैं, ठीक है। तो यही कारण है मीथेन को मार्स गैस कहने का। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे, पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं। अब देखिए अभी ऊपर हमने एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न था जहां पे लिखना था पेट्रोल ईंधन है, तो किस प्रकार का, हमने वहां पे लिखा है ज्वलनशील, तो पेट्रोल ज्वलनशील ईंधन है, लेकिन वहां पे अगर हम जीवाश्म भर दे तो वो हमारे लिए ज्यादा सुटेबल होगा। बाकी पेट्रोल ज्वलनशील ईंधन है, जाहिर सी बात है, सही बात है ये। तो पेट्रोल को हम वहां पे जीवाश्म ईंधन भी लिख सकते हैं। तो अब ये जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं, इसका कारण देखिए, पेट्रोल करोड़ों वर्ष पहले दबे मृत जीव जंतु एवं वनस्पति के अपघटन से बने पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। अब ये सजीव वस्तुओं के सड़ने गलने दबने से प्राप्त होता है, इसीलिए इसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म मतलब जीवों से बना हुआ ईंधन, ठीक है। तो इसलिए पेट्रोल को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं। देखिए पेट्रोल को तरल सोना यानी लिक्विड गोल्ड, आपने सुना होगा शब्दावली लिक्विड गोल्ड। तो पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं, क्योंकि वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से अधिक कीमती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति पेट्रोलियम की मात्रा पर निर्भर करती है।
कृषि, उद्योग, यातायात एवं संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। आपने उदाहरण देखा होगा सऊदी अरब का। आप देखते होंगे कि सऊदी अरब 1912 के आसपास कुछ नहीं था, वहां पे रेत रेगिस्तान होते थे, लेकिन उसके सऊदी अरब में तेल बहुत है, तेल की मात्रा बहुत अधिक है, कच्चे तेल बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तो वो कच्चा तेल वो विदेशों में बेचता है और बहुत पैसे कमाते हैं। और आपने देखा होगा बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, ऐसी बहुत सी इमारतें, यूनिक इमारतें वहां पे बनी हुई हैं। तो यही कारण है उस देश का विकास, यही कारण है कि सऊदी अरब जो है वो इतना विकसित हो गया है। जितने भी ऐसे देश हैं जहां पे नेचुरल गैस और ये आपके कच्चे तेल उपलब्ध हैं, वो देश एक नॉर्मल देश की अपेक्षा ज्यादा विकसित हो चुके हैं अब। ठीक है, अब इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? तो प्रकृति में कार्बन जो है किन पदार्थों में, पदार्थों की बात करें तो प्रकृति में लगभग ज्यादातर हर पदार्थ में कार्बन पाया जाता है। सजीव में तो सजीव कोई भी चीज है, आदमी हो गया, पेड़ पौधा, उसमें तो कार्बन है ही है। बाकी निर्जीव और भी यौगिक के रूप में और बात करें तो आप देखेंगे CH4, जैसे मीथेन हो गया, तो आपका चूना हो गया, चूने, ये चूने का पत्थर जो होता है, ठीक है, ये सब कार्बन पाया ही जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका कार्बन है, प्रकृति में जो कार्बन है, कार्बन एक तत्व के रूप में है जिसका परमाणु भार 12 होता है और परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, इसके दो अपर रूप होते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप दो होते हैं, एक तो ग्रेफाइट होता है, एक तो हीरा होता है। अक्रिस्टलीय भी कई अपर रूप हैं इसके। ठीक, तो ये प्रकृति में मुक्त रूप में और यौगिक रूप में दोनों में पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है लैम्प ब्लैक क्या होता है? तो लैम्प ब्लैक क्या होता है? लैम्प ब्लैक मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त कालिक को ही लैम्प ब्लैक कहते हैं। यानी आप दिया जलाते हैं, लैंप जलाते हैं, उससे जो कालिक प्राप्त होता है उसी को हम लैम्प ब्लैक कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? अब हाइड्रोकार्बन यौगिक की बात करें हम तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दो तरह के ये होते हैं। इसके बाद एक होता है हमारा सॉरी, यहाँ पे अगर हम संतृप्त की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य जो होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा, और असंतृप्त में कार्बन कार्बन के मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होगा। ठीक है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके बाद रॉकेट ईंधन के दो उदाहरण दीजिए। रॉकेट ईंधन के दो उदाहरण, तो इसमें एक मिथाइल हाइड्रोजन हो गया और दूसरा हो गया द्रवित हाइड्रोजन। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन जिसे बोलते हैं। तो ये दो क्या होते हैं, इस रॉकेट में यूज होने वाले ईंधन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम गैस जो होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है लकड़ी, कंडे, खेतों में धान व गेहूं के पुआल जलाने से होने वाले प्रदूषण के कारण पर्यावरण पे होने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो देखिए जब हम इन चीजों जैसे लकड़ी हो गया, कंडे हो गए, धान यानी जो हमारे सजीव डंडे हैं, यानी खेतों में जो पुआल या पैरा जो होता है या पराली जिसको बोलते हैं, उनको जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें कार्बन उपलब्ध होती है। जलाने पे कार्बन जो है क्या होगी, जब हम इनको जलाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, एलपीजी के जलने पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है लेकिन बहुत कम मात्रा में निकलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर लकड़ी और इसकी तुलना करें तो लकड़ी में ज्यादा निकलेगा, इसमें कम निकलेगा एलपीजी में। ठीक है, तो निकलेगा जरूर कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एक तो इसके जलने से जो पराली होती है, पैरा जलने से खेतों में धुआं अधिक, बहुत सारा धुआं उत्पन्न हो जाता है जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने से क्या होती है, जो है गर्मी बढ़ने लगती है। ठीक है, गर्मी बढ़ने लगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने लगेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जो गर्मी है वो कण एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो गर्मी हमारी पृथ्वी से बाहर नहीं, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती, जिससे क्या होता है, जो हमारा समुद्र तट, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, यानी जो ध्रुवों पे बर्फ है वो पिघलने लगेगी, पिघल रही है, और पिघलते पिघलते ऐसा समय आएगा कि वो बहुत ज्यादा पिघल जाएगी और समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, और समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो बाढ़ की स्थिति आ जाएगी, तटीय क्षेत्र में पानी भर जाएगा। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ईंधन क्या है? ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए। अब देखिए ईंधन किसे कहते हैं? ईंधन से दहन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ईंधन क्या है? हर वो चीज जिसको दहन करके ऊर्जा प्राप्त किया जाए वो ईंधन है। ईंधन करोड़ों वर्षों पूर्व पृथ्वी के अंदर दबे हुए मृत जीव जंतु वनस्पतियों के अपघटन द्वारा प्राप्त पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। ईंधन की 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहली बात तो देखिए, जो मृत जीवों से वनस्पतियों से प्राप्त होता है ईंधन, उनके अपघटन के कारण वो क्या होता है, उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं? 3 तरह के, एक तो ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन। ठोस में चारकोल कोयला, द्रव में डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल, और गैस ईंधन में गोबर गैस एलपीजी आदि ये सब होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करें अगर, तो ईंधन का वर्गीकरण पेट्रोलियम प्रभाजी आसवन द्वारा जो प्राप्त किया जाता है। कैसे? प्रभाजी आसवन में जो होता है वो क्या होता है, असंसाधित गैसें जैसे पेट्रोलियम गैस, ये 40 डिग्री सेल्सियस तक इनका क्वथनांक होता है। सिलेंडर और गैस स्टोव में उपयोग होता है। पेट्रोलियम यानी गैसोलीन, पेट्रोल गैसोलीन गैस होती है, तो 40 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्वथनांक होता है। ऑटोमोबाइल इंजन में यूज होता है। केरोसिन मिट्टी का तेल जिसको कहते हैं, 170 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका क्वथनांक। तो ये हमारा घरेलू ईंधन है। केरोसिन का उपयोग जेट ईंधन में नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जेट ईंधन नहीं होगा, घरेलू ईंधन में हम करते हैं। ईंधन तेल 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक तो शक्ति यंत्र ईंधन के रूप में किया जाता है। डीजल का उपयोग जो होता है ये मोटर इंजन में किया जाता है, जैसे कारों में आप देखते हैं, ट्रकों में, बहुत सी ट्रेनें भी जो चलती हैं वो डीजल से चलती हैं। तो 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक का इनका जो होता है क्वथनांक होता है। अपशिष्ट तेल तो 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का तापमान पर ये मतलब प्राप्त किए जाते हैं एक तरह से। ठीक है। ये जो क्वथनांक है, इन्हीं क्वथनांक के आधार पर ही ये जो है कच्चे तेल से अलग किए जाते हैं। ये सारे अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीजें अलग होती हैं कच्चे तेल से। इसके बाद अगला प्रश्न है, हीरे में कार्बन परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, चित्र की सहायता से समझाइए। तो यहाँ पे देखिए चित्र में आपको ये दिखाया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये अगले 4 कार्बन से इस तरह से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी 4 कार्बन से ऐसे जुड़ा हुआ है। तो क्या है कि हीरे में जो कार्बन व्यवस्थित होते हैं, वहां पे हर कार्बन अगले 4 कार्बन से सीधे तौर पे जुड़ा होता है। और यही व्यवस्था जब एक के ऊपर एक परत के आधार पर रखी होती है, तो ये एक हीरे का रूप ले लेती है। ठीक है। तो इस तरह से ये रखे जाते हैं, इनको परमाणु में चतुष्फलकीय व्यवस्था इसको कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? देखिए इसको भी देख लेते हैं। हीरे को सरलता से भिन्न भिन्न तल से तोड़कर कई फलक वाले क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, जिससे इस पर पड़ने वाला प्रकाश पुंज विभक्त होकर शीघ्रता से इंद्रधनुषीय रंग बनाता है। इसलिए आप देखते हैं कि हीरा क्या होता है, हीरे पर लाइट पड़ती है तो वो चमकता है, रंगीन चमकता है। ठीक है। या थोड़ी सी भी हलचल से झिलमिलाता है और सुंदर रंगों वाला स्फुलिंग उत्पन्न करता है, यानी एक जो चमक होती है, टिमटिमाना जिसको कहते हैं एक तरह से, वो उत्पन्न करता है। इसीलिए हीरे का उपयोग आभूषण के रूप में करते हैं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लगता है। हल्की सी भी लाइट हीरे पे पड़ जाए तो वो चमकने लगेगा। ये हीरे की खासियत होती है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुगर चारकोल का उपयोग लिखिए। तो सुगर चारकोल का उपयोग क्या है? सुगर चारकोल का उपयोग अपचायक के रूप में होता है। यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचायित करता है। ठीक है। तो ये सुगर चारकोल का उपयोग है। अगला प्रश्न है 7वां, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में चार पद हैं। प्रत्येक प्रश्न में 3 पद किसी न किसी रूप में से एक प्रकार के हैं, एक पद इनमें से भिन्न है, वही छांटकर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हीरा, कोयला, जंतु चारकोल, काजल, तो इसमें जो हीरा है वो अलग है। इसके बाद अगला देखेंगे मेथेन, इथेन, प्रोपेन, एथिलीन, तो एथिलीन इसमें अलग है। ठीक है। यहाँ पे हीरा अलग है, यहाँ पे एथिलीन अलग है। एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, तो यहाँ पे क्या है, लकड़ी अलग है। इसके बाद तो यहाँ पे अगला देखिए आप, खाने का सोडा, तो खाने का सोडा में अगर हम बात करें तो खाने का सोडा, चीनी, रोटी, नमक, इसमें से जो है नमक अलग है। ठीक है। यहाँ पे रोटी लिखा है, रोटी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम नमक लिखेंगे। क्या है, नमक। लास्ट वाला ऑप्शन में नमक करेक्ट है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गए आपके सारे प्रश्न यहाँ पे हल हो गए हैं।
अब ये इन सारे प्रश्नों में कहीं कोई दिक्कत हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।